नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ फाइनली प्रखर श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं और आज नमस्कार। चर्चा करेंगे सर। थोड़ा बड़ा नेहरूवादी लोग मुझे मिलते हैं, मगर अरे अभिषेक, नेहरू ने जितना अभिव्यक्ति का आज़ादी दिया है लोग को, तुम लोग मोदी राज वाले क्या समझोगे? मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ सर। पहले नेहरू जी के बारे में बात करेंगे, गांधी जी पर बाद में आएंगे। वहाँ तो आपकी किताब ऑलरेडी हिट हो गई है, उस पर सेकेंड फेज में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर हमको ये समझाइए कि नेहरू जी क्या है, क्लियर पिक्चर। देखिए, नेहरू जी का जो आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोकतंत्र के मसीहा टाइप जो बातें की जाती हैं। आप बिहार से आते हैं, हाँ। पटना से हैं। चलिए पटना के किस्से से शुरू करते हैं। तो मतलब मज़ेदार किस्सा है, उससे शुरू करेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा, नेहरू का चरित्र आपको समझ में आ जाएगा। तो आज़ादी के पहले जब नोआखली में दंगा हुआ, पहले तो कलकत्ता में शुरू हुआ डायरेक्ट इलेक्शन डे 1940 16 अगस्त, फिर नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। तो उसमें कुछ दंगे बिहार में भड़क पड़े और उन दंगों की शुरुआत मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई थी, लेकिन अंत में जो है हिंदू पक्ष उस पर भारी पड़ने लगा था। तो नेहरू कलकत्ता का दंगा रोकने के लिए कभी कलकत्ता नहीं गए, जबकि वो तब अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभालने वाले थे। वो अपनी सरकार बनाने में लगे हुए थे। नोआखली का जब दंगा शुरू होता है तब तक नेहरू अंतरिम सरकार के मुखिया बन जाते हैं, एक तरह से अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री होते हैं कह सकते हैं। वो नोआखली नहीं जाते, दिसंबर में जाते जब तक सब कुछ हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही बिहार में दंगा शुरू होता है तो नेहरू जी अपने पूरे कैबिनेट के साथ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद वगैरह भी थे, पहुंच जाते हैं बिहार में हिंदुओं को समझाने बुझाने, डांटने धमकाने के लिए। तो पटना में एक लड़का होता है, तो जब नेहरू जी समझा रहे होते हैं कि नहीं इस तरह से मत दंगा करो, ये करो वो करो, तो वो कुछ ऐसे सवाल पूछ देता है कि भैया आप नोआखली क्यों नहीं गए, आप कलकत्ता क्यों नहीं गए, वहाँ के हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं करते, मुसलमानों के लिए कुछ हुआ तो यहाँ बाहर भागे भागे पटना आ गए। तो नेहरू जिसको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, उसके लोकतांत्रिक उनकी वैल्यूज़ थी, बड़ी बातें की जाती हैं, वो इस युवा के सवाल से इतने चिढ़ जाते हैं कि उसको पहले मारने के लिए दौड़ते हैं और दौड़ के पकड़ लेते हैं और लातों से उसको मारते हैं। देश की अंतरिम सरकार का मुखिया वो युवा जैसे तैसे नेहरू जी की पकड़ से छूटता है और छूटकर वो एक नदी में कूद जाता है। तो नेहरू जी उसके पीछे पीछे नदी में कूद जाते हैं और तैरने लगते हैं। देश की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री एक भारतीय नौजवान के साथ पटना के अंदर इस तरह का व्यवहार कर रहा था क्योंकि उसने एक तीखा सवाल पूछ लिया था नेहरू से। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये एक पुस्तक के अंदर व्हाट आई सॉ इन बिहार करके एक पुस्तक लिखी है। उसी समय उसी काल में 1948 में पुस्तक प्रकाशित हुई। इस घटना के 1-1.5 साल बाद उस पुस्तक में इसका जिक्र आता है चश्मदीद के हवाले से। तो ये नेहरू का चरित्र था। जब सवाल उनसे जब पूछा जाता था तो वो क्या करते थे। ऐसे ही एक उदाहरण मिलता है उनका कि जब वो दिल्ली में आ रहे थे तो उन्होंने देखा, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शरणार्थियों का जो दल है वो अपना कुछ सामान दंगों में लूटपाट के ले जा रहा है। ठीक है, गलत है, नहीं करना चाहिए था ऐसा। लेकिन नेहरू उसमें से एक युवक की गर्दन पकड़ लेते हैं। तो बोला कि हमारे साथ भी तो यही सब हुआ पाकिस्तान में, तब आप कहाँ थे। तो नेहरू उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, उसका गला दबाने लगते हैं। तो बोलता है कि ठीक है, मुझे मार डालीजिए, इससे अच्छा मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी कि मैं देश के प्रधानमंत्री के हाथों मेरा गला घोट के वो मुझे मार दें। तो नेहरू इस तरह का लोगों के साथ सवाल जब पूछते थे, नेहरू का विरोध करते थे, तो नेहरू मारपीट पे उतर आते थे। और ये जो तो, आपने बोला व्हाट इज सॉ इन बिहार, कौन है इसका लेखक? इसके लेखक बालकृष्ण शास्त्री हैं इसके लेखक। उन्होंने पुस्तक लिखी है और वो उन्होंने पूरा बिहार दंगों को उस वक्त कवर किया था। तो बिहार दंगों में जब 1946 में नेहरू हो रहे थे, तो जब अंतरिम सरकार के मुखिया वो बन चुके थे, तो उन्होंने गया के अंदर एक भाषण दिया। गया में उन्होंने कहा कि अगर ये दंगे नहीं रोके हिंदुओं ने तो मैं हवाई जहाज से गोलियां बरसाऊंगा। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट था कि गांधी जी खुद घबरा गए। गांधी जी ने बोला कि मैंने तुम्हें जीवन भर जवाहर अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, तुम इस तरह की बात कर रहे हो सरकार में आने के बाद। मतलब फिर तुम में और अंग्रेजों की सरकार में क्या अंतर रहा? वो भी कभी हवाई जहाज से, उन्होंने भी कई भारतीयों पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, लेकिन हवाई जहाज से जनता पे गोली बरसाने का काम। तो बोला नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिया गया। लेकिन वो बयान छपा हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में। नगर नौसा नाम की एक जगह आपके पटना के पास है, वहां 400 हिंदू किसान नेहरू के आदेश पर एक फायरिंग हुई, उसके अंदर मारे गए। तो ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये उनका लोकतांत्रिक वैल्यूज जो थी, जिसके बहुत कसीदे गढ़े जाते हैं, ये था। वो कभी किसी की बात सुनने में विश्वास नहीं रखते थे। अगर पार्लियामेंट्री स्पीचेस आप नेहरू की पढ़ेंगे तो उनके अधिकतर जो भाषण शुरू होते हैं वो इसी लाइन से शुरू होते हैं कि आप जानते क्या हैं। वो विपक्षी सांसदों को पहली लाइन ये बोलते थे कि आप जानते क्या हैं, खासकर विदेश नीति के मामले में। उनको लगता था कि उनसे ज्यादा कोई विदेश नीति समझता नहीं पूरे भारत में। और क्या विदेश नीति का हशरू हमने देख लिया, कूटनिरपेक्षता के नाम पर क्या हुआ, चीन के साथ संबंध हुए, चीन ने हमारा क्या हाल किया।
पाकिस्तान से कैसे सारे हिंदुओं को निकाल दिया कि नेहरू के जीते जी जमाने में, और अब लियाकत समझौता करते रहे। तो नेहरू की कोई ये कह देना कि उनके लोकतांत्रिक वैल्यूज़ थी, उनको द फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे। आप बताइए, राहुल गांधी आज उनके परनाना परदादा जो भी आप कहते हैं उनको, वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हुए घूम रहे कि भैया संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। उनसे जाके पूछे ना कि भारत का पहला संविधान किसने बदला था। भारत का जो पहला संविधान संशोधन होता है वो नेहरू जी करते हैं भाई। 1926 जनवरी 1950 को संविधान बनता है, और जो का पहला संशोधन होता है वो 12, 13, 14 महीने बाद हो जाता है। और क्या संशोधन होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच में संशोधन होता है। अरे वाह। उसमें मामला ये है कि उस समय ऑर्गेनाइजर पत्रिका होती थी, आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर होता था, उसके संपादक होते थे KR मलकानी साहब, जो बाद में बीजेपी के बड़े नेता बने और शायद पांडुचेरी के राज्यपाल भी रहे हों, तो उपराज्यपाल रहे, माफ़ कीजिएगा, बड़े नेता थे KR मलकानी, तो उसके संपादक हुआ करते थे ऑर्गेनाइजर के। तो 1951 में मतलब संविधान बनने के 13-14 महीने बाद की घटना है। उन्होंने उस दौरान जब लियाकत अली खान के साथ समझौता किया नेहरू ने, तो उसके खिलाफ 5 लेख लिखे कि ये समझौते के अंदर ये गड़बड़ है, ये गलतियां नेहरू ने करी है, ये सरकार को नहीं करना था, इससे हिंदू असुरक्षित हो जाएंगे पूर्वी पाकिस्तान के और पश्चिमी पाकिस्तान के, और मुसलमान यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे लेकिन वहाँ के लोग असुरक्षित, जो भी उनके तर्क थे भाई, एक पत्रकार के हो सकते हैं पक्ष विपक्ष में। तो जब 5 आर्टिकल छापे तो नेहरू सरकार इतना घबरा गई 5 जन से और ऑर्गेनाइजर से, उसने ऑर्गेनाइजर पे बैन लगा दिया इन 5 उस पे। तो ये उनके, मैं बता रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो बैन लगा दिया। तो बैन लगा दिया, तब तो सुप्रीम कोर्ट का भारत में गठन हो चुका था, क्योंकि कानून हमारा संविधान बन चुका था। तो ऑर्गेनाइजर को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जो अवधारणा थी उसके आधार पे बोला है, तो उसके अंतर्गत है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप हटाइए बैन। और नेहरू सरकार ने ये बैन ऑर्गेनाइजर पे, बैन इन द सेंस ये था कि ऑर्गेनाइजर में जो भी छपेगा पहले वो आईएनबी मिनिस्ट्री पास करेगी, तो अपने लेखों को पहले आईएनबी मिनिस्ट्री भेजना पड़ रहा था ऑर्गेनाइजर को, तो इसके खिलाफ वो कोर्ट गए थे। तो बोला नहीं, ये लोकतांत्रिक नहीं है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, तो आप ये जो इनके ऊपर आपकी सेंसरशिप जो आपने लगा रखी है ऑर्गेनाइजर पे, ये हटाइए। तो जब सरकार कोर्ट में हार गई तो उन्होंने कहा ये तो भविष्य में नजीर बन जाएगा, फिर तो सब लिखने लग जाएंगे। तो उसमें संशोधन किया गया, जो मूलभूत अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो संविधान की जो चीजें हैं, उसमें जो पहला संशोधन होता है वो ये होता है आपका भारत के पहले संविधान को बदलने में। तो भारत को उसका संविधान बदलेगा कौन? तुम्हारे परनाना पहले ही बदल चुके, और वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसके जो अधिकार जो जनता को हासिल हो रहे थे उनके पर कतरे गए सबसे पहले। किसको दबाने के लिए? संघ को दबाने के लिए, संघ के जो मुखपत्र था ऑर्गेनाइजर, उसकी आवाज को दबाने के लिए, हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए। तो ये नेहरू का चरित्र है। आप नेहरू के पत्र आप बात करते हैं, आप हम लोग मीडिया के लिए इतनी बातें की जाती हैं, अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। मैं तो बार बार कहता हूँ ठीक है, हाँ भाई मैं गोदी मीडिया हूँ, भारत माता की गोदी में बैठा हुआ हूँ। तो ये जो गोदी मीडिया की इतनी बातें करते हैं, ये क्या हो रहा था नेहरू के समय? एक दुर्गादास एक बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत बड़े, उनसे बड़ा पत्रकार मैं तो नहीं मानता भारत में भी कोई हुआ है। मतलब इतने बड़े पत्रकार थे, गांधी भी उनसे सलाह लेते थे, और जिन्ना भी सलाह, पत्रकार के अलग संबंध होते, सब उनसे सलाह लेते थे, और खबरों पे बड़ी पकड़ रहती थी, बड़े तीखे सवाल भी पूछते थे वो। उन्होंने एक आर्टिकल छाप दिया कि नेहरू के ना रहने के बाद, अगर नेहरू कभी नहीं रहेंगे तो अब उनका उत्तराधिकारी उनकी बेटी होगी, इंदिरा गांधी होगी। और ये कांग्रेस के नेताओं ने मुझे कहा, उनसे असल में ये बात रफ़ी अहमद किदवई और गोविंद वल्लभ पंत ने कही थी। उसने कहा था कि आप दोनों में से कौन उत्तराधिकारी बनेगा नेहरू का? ये तो बड़े खास थे उनके। बोला नहीं, हम में से कोई नहीं बनेगा, वो तो उनके मन में, नेहरू जी के मन में तो इंदिरा गांधी है, वो तो इंदिरा गांधी को ही बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी बिटिया को, अपनी बिटिया के अलावा नहीं सोचेंगे वो। तो ये उन्होंने सूत्रों के हिसाब से खबर छापती, पत्रकार ऐसी खबर छापते, हम भी ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। तो नाम नहीं लिखा, तो नेहरू ने मिलने बुलाया और खूब गालियां बकियों, खूब दबाव डाला। ये सब दर्ज है अलग अलग पुस्तकों के अंदर, दुर्गादास भी इसका वर्णन करके गए। बोला तुम नाम बताओ किसने बोला? अच्छा, तो बोला मेरे सूत्र हैं। हाँ, मैं तो नहीं बताऊंगा नाम। तो एक पत्रकार पर दबाव डाल रहा भारत का प्रधानमंत्री, नाम बताओ। अरे भाई, कोई राष्ट्र हित की कोई खबर हो, उसमें आपने किसी का नाम छुपा लिया हो, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, तो तुम आप पूछो तो बताना पत्रकार के लिए बाध्य हो उसके लिए। राजनीतिक खबर के लिए जिसमें तुम पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, और ये हुआ, अपने रहते उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया इंदिरा गांधी को। कोई ये कहता कि भाई नेहरू ने तो अपने बाद, उनके बाद तो शास्त्री जी बने, फिर इंदिरा जी बाद में आके बनी। अरे भैया, कांग्रेस अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद और अपने सबसे कम उम्र के पदों में संभालने वाली इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी को आपने रहते कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया था। और इंदिरा गांधी ने अध्यक्ष बनते से इतनी तानाशाही रवैया था कि भारत में, अब हम इस पे भी आ जाते हैं, अब ये जो चलता है केंद्र और राज्यों के संबंध, इस पे भी नेहरू जी का चरित्र सामने आ जाता है भाई। और ये बात सबसे ज्यादा केंद्र और राज्यों के संबंध और तानाशाही फांसीवादी, ये सबसे ज्यादा कांग्रेसियों के साथ मिलकर कौन बोलता है? वामपंथी। उस पे तो मैं आऊंगा ना, अभी आपके फेवरेट पत्रकार को रेला जाएगा। तो वो वामपंथी जो सबसे ज्यादा फांसीवादी बताते हैं वर्तमान सरकार को और संघ की विचारधारा को, हिंदुत्व की विचारधारा को,
तो जब इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन गई तो सबसे पहले उन्होंने केरल में नंबूद्रीपाद की सरकार गिराई। नंबूद्रीपाद कौन थे भाई? नंबूद्रीपाद तो वामपंथी नेता थे ना। इतने बड़े नेता तो दुनिया में पहली कोई वामपंथियों की चुनी हुई सरकार बनी, प्रॉपर सरकार, पहली चुनी हुई जनता द्वारा चुनी गई सरकार। वो केरल की सरकार थी। किसने गिराया उस सरकार को? इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने। तो ये लोकतांत्रिक मूल्य थे नेहरू के। तो भारत में जिस राष्ट्रपति शासन 356 की बात होती है तो उसका सबसे गलत इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले नंबूद्रीपाद के खिलाफ किया गया। और वो भी तब जब देश में कुछ अराजकता फैल भी नहीं थी। हाँ, मतलब केरल में जो भी समस्या रही हो, लेकिन आप चुनी सरकार को बर्खास्त इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो आपके रहते हुए ना आपने रहते बहुत सारी सरकारों को बर्खास्त किया, राष्ट्रपति शासन लगाए। तो ये नेहरू का जो लोकतांत्रिक मूल्य कहने की बात है सर, अरे अभिषेक भाई बड़े बड़े भाषण देते रहो लोकतंत्र पे, बड़ी बड़ी बातें करते रहो। नहीं आजकल अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आप जब अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना, ये सब जब नाम आते हैं तो मोदी जी बार होते बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई बॉलीवुड, अगर आप इतने लोकतंत्र के, इतने स्वस्थ लोकतंत्र के आप लंबरदार आपको माना जाता है नेहरू को, तो भारत की राजनीति में बॉलीवुड का इस्तेमाल सबसे पहले है। ये घिनौना मैं मानता हूँ उसको। किसने किया? नेहरू ने किया। कब किया बताता हूँ आपको मैं। 1961-62 का जो चुनाव था, जिसको हम तीसरा आम चुनाव कहते हैं, उसमें आचार्य कृपलानी अलग पार्टी बना चुके थे तब तक, नेहरू जी के पुराने साथी थे। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ी भूमिका थी कृपलानी की। तो कृपलानी ने अपनी बिहार की जो उनकी सुरक्षित सीट थी, मैं भूल रहा हूँ सीट का नाम, आपके बिहार से उस चुनाव लड़ते थे, उन्होंने वो सीट छोड़ दी और वो गए मुंबई लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मुंबई से केसी मेनन लड़ रहा था। अच्छा। केसी मेनन कौन? कृष्णा मेनन कौन? भारत का तत्कालीन रक्षा मंत्री। ये वो घटिया आदमी है जिसकी वजह से भारत ये आज चीन जो लाखों हमारी स्क्वायर किलोमीटर जमीन दबा के बैठा है, इस मेनन और नेहरू की जोड़ी की वजह से। तो मेनन इसका आंखों का तारा होता था नेहरू का। तो आचार्य कृपलानी गुस्से में अपनी सुरक्षित सीट छोड़कर, सीतामढ़ी शायद उनकी सीट थी बिहार में, वो छोड़कर वो लड़ने पहुंच गए मुंबई कि मेनन को हराऊंगा मैं। तो मेनन को हराने के लिए नेहरू ने दो गलत काम किए। पहला काम तो किया, जब मेनन को जैसे ही उन्हें लगा कृपलानी हरा देगा तो मराठी वोट बैंक मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मराठी वोट बैंक कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने, नेहरू ने गोवा में भारतीय सेना भेजकर गोवा को मुक्त करवाया। भाई इतने साल से 47 से आंदोलन चल रहा था गोवा की आजादी का, 61 तक तुम रुके रहे, गोवा को तुमने छुआ नहीं। और जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा रक्षा मंत्री यहाँ से चुनाव हार सकता है और मराठी वोट बैंक चाहिए, मराठियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार गोवा में होता था। पुर्तगाली शासन में मराठी हिंदुओं पर वहाँ की ईसाई सरकार अत्याचार कर रही थी। तो उनका वोट पाने के लिए तुमने, मेनन की इमेज सुधर जाए पूरे देश में और खासकर उसके इलाके में, और कृपलानी को हारना पड़े, तुमने भारतीय सेना का इस्तेमाल करके गोवा को आजाद करवाया। तुम्हें 13 साल तक, कोई 14 साल तक तुम्हें गोवा की आजादी की फिक्र नहीं हुई। ठीक चुनाव, तो जब पुलवामा की बात होती है, एयर स्ट्राइक की बात होती है, तो लोग बोलते हैं मोदी को चुनाव के लिए। तो भाई तुम, नेहरू जी क्या कर रहे थे 61-62 में भारतीय सेना का इस्तेमाल? लेकिन दोनों अब आइए, हाँ नहीं, अब मैं एक चीज और बता दूं इसमें। मैंने बॉलीवुड का बोला था, तो आप पढ़िए दिलीप कुमार की आत्मकथा। तो दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि नेहरू के दफ्तर से फोन आया मेरे पास, बोला नेहरू जी चाहते हैं कि मैं आचार्य कृपलानी के खिलाफ मेनन का प्रचार करूं। तो मैं तैयार हो गया और बोले, मैंने जब भाषण दिया तो इतने मिनट तक ताली बजती रही और मैंने उसके बाद बहुत रैलियां की मेनन को। तो भैया दिलीप कुमार को तुमने उतार दिया मेनन को चुनाव हराने के लिए, मतलब चुनाव जिताने के लिए, कृपलानी को हराने के लिए। और इसी साल अटल जी को चुनाव हराने के लिए आपने बलरामपुर में बलराज साहनी को भेज दिया। बलराज साहनी कम्युनिस्ट पार्टी के बाकायदा मेंबर थे वो तो, और उनके भाई भीष्म साहनी तमस लिखने वाले, वो भी ऑफिशियल थे। तो बलराज साहनी ने अटल जी के खिलाफ प्रचार किया बलरामपुर में। कहते हैं वो 4-5 दिन, 3-4 दिन वहाँ पर रुके रहे। तो भैया तुम नेताओं को हराने के लिए इस तरह से बॉलीवुड का इस्तेमाल करते थे, भारतीय सेना का इस्तेमाल करते थे अपने साथियों को जिताने के लिए, और फिर कहते हो कि भाई लोकतंत्र के लंबरदार। तो सारी गलत परंपराओं की शुरुआत। अगर आप बॉलीवुड का मिक्सर, मैं तो नहीं मानता कि बॉलीवुड का कोई भी व्यक्ति, उसका अधिकार है प्रचार करने का, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन अगर आप आपत्ति उठाते हो इस तरह से कंगना के चुनाव लड़ने पे, या तो ये तो कोई मोदी जी ने तो आके शुरू नहीं किया, ये तो नेहरू के समय गलत प्रथाएं शुरू हो गई। इन्होंने तो प्रथाओं का, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, किसको छोड़ा? बहुत है भाई। मैं तो देखो, मैं शत्रुघ्न सिन्हा का, आज भले ही वो किसी भी तरफ हैं, वो उनका अपना विषय है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति को जिया। जिस टाइम बीजेपी के लिए बिहार में कोई नहीं लेता। अब ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति करता है और एक पार्टी में रहता है, उसको लगता है नहीं पार्टी में नहीं जगह मिल रही, मैं इधर मिल, वो चला गया। लेकिन उन्होंने राजनीति बिल्कुल राजनीतिज्ञ की तरह कर। तो आपको भी अधिकार है, किसी को भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है कि मेरे कोई रुचि नहीं है, लेकिन किसी की रुचि है तो ठीक है, करना चाहिए उसको। लेकिन ऐसे पैराशूट लैंडिंग, मतलब किसी व्यक्ति को हराने के लिए, उस वक्त के नंबर 1 फिल्म स्टार दिलीप कुमार तो नंबर वन ही थे। 3 तो मान ही सकते, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद, उनमें से एक को, त्रिमूर्ति में से एक को बुला के आप
प्रचार में वही मुंबई में झोंक देंगे जहाँ इतना मुस्लिम वोट बैंक भी है, जहाँ खुद की दिलीप कुमार की इतनी फैन फॉलोइंग है, तो भाई वो तो होना था। कप्तानी जी चुनाव हार गए, उधर अटल जी चुनाव हार गए कुछ थोड़े बहुत वोटों से। तो ये नेहरू इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां आपने जीते जी उड़ाते रहे। और ये तो मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल नहीं है, ये बताना शुरू करूंगा, लंबी फहरिस्त है। नहीं, वो तो किताब भी अभी तो उस मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, नंबर है ना। बहुत। लेकिन मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, सोचिए जिस तरह से नेहरू जी ने एक बात पूछने को लेकर के एक युवा को थप्पड़ मार दिया। आज के टाइम में कल्पना कीजिए, मोदी जी एक कड़वा प्रश्न पूछने की वजह से सिर्फ एक वामपंथी पत्रकार को किसी रैली में, जिस प्रकार की होती है ना सूत्रों की बात की, मोदी जी और अमित शाह में लड़ाई हो रही है, योगी जी को हटाना चाहते हैं, कोई सूत्र सिर्फ बोल भर दे, तब तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, देखो जो आप जिस वेंडिक्टिव होने की बात आप मोदी जी पे लगाते हैं, तो गुजरात दंगों में क्या हुआ आपको देखो किसी को व्यक्ति को समझना होगा। गुजरात दंगों में जो आप मोदी के आप इंटरव्यू देखेंगे उस वक्त के, उन्होंने जो बताया कि वो उन्होंने जब एनडीटीवी पे बैन लगाया था दंगों के दौरान, तो एक प्रशासक के तौर पर उन्होंने सही फैसला लिया, बिल्कुल लिया था। आप जब सीधे मस्जिदों पे हमले दिखा रहे हो, आप बार बार कह रहे हो कि फला मस्जिद पे हमला हो गया, और जिस खबर पे बैन लगाया था उसमें एनडीटीवी ने ये खबर चलाई, आपको इतनी आप मुसलमानों की आप बात करते हो कि इतने मुसलमान मारे गए, मुस्लिम विरोधी दंगा गुजरात दंगों को ठहराते हो, उसमें एनडीटीवी ने एक खबर ये चलाई कि जो मैंने मोदी जी के भाषण को एक इंटरव्यू को सुनने के आधार पर कह रहा हूँ मैं, कि उन्होंने कहा कि हनुमान जी का मंदिर जला दिया गया। अगर आप कहते हो कि मुसलिम असुरक्षित थे उस दंगों में और आप ये खबर चलाओगे तो और असुरक्षित होगा। तो इस तरह की जब मस्जिदों जल रही हैं, मंदिर में जला दिया, जब इस तरह की खबरें चलने लगी, देखिए आज जो हो रहा है मीडिया में, अब तो इसलिए कि सोशल मीडिया इतना आ गया है कि आज अब मीडिया खबर भी रोकना चाहेगा ना किसी मस्जिद मंदिर पे हमले की, तो वो सोशल मीडिया में आ जाती है। लेकिन उस समय तो कोई फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, सिर्फ एक टीवी ही साधन था, प्राइवेट चैनल का दौर था। तो उस समय अगर आप इन खबरों को रोक सकते थे तो रोकना चाहिए थी, उससे दंगे का प्रभाव कम होता। तो भाई जब नहीं रोक रहे थे तो उन्होंने किया। आप उसके बाद ये सब किया दंगों में लोगों ने, इन पत्रकारों ने, जिन खास दो पत्रकारों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई का खुल के नाम दूं तो मैं, तो लेना पड़ेगा ना। तो इन लोगों ने एक मुहिम चलाई, लगातार वो मुहिम चलाते हैं। और नहीं मुहिम अब आपको हिंदुस्तान टाइम्स की समिट याद है? हाँ हाँ। अब आप देखिए कि कितनी हॉस्टाइल कंडीशन होगी एक मुख्यमंत्री के लिए कि वो बैठा हुआ है, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरा क्राउड जो है, उस क्राउड में कौन बैठा हुआ है? राजीव शुक्ला बैठे हुए हैं, सलमान खुर्शीद बैठे हुए हैं, सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद, अगर सही नाम ले रहा हूँ, वो बैठी हुई हैं। मतलब पूरा एक इकोसिस्टम, कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम बैठा हुआ है, इंटरव्यू ले रहा है राजदीप सरदेसाई। तो आप उतनी हॉस्टाइल कंडीशन में एक के बाद एक गुजरात दंगों पे सवाल पूछे जा रहे हो, गुजरात दंगे, गुजरात दंगे, गुजरात दंगे, गुजरात। अरे भाई भारत में क्या गुजरात में दंगे हुए हैं? क्यों मुरादाबाद के दंगों की बात नहीं करते आप? मुरादाबाद में जो 80 के दशक में दंगा हुआ था, ईद के दिन पीएसी ने सीधे फायर खोल दिया था नमाजियों पे। 80 नमाजी कहते हैं स्पॉट पे मर गए थे। अखाड़ा कुछ लोग सोचिए आज 2024 में ऐसा कुछ सिचुएशन हो, भारत में नारा लगता है सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और कोई पुलिस वाला ईद के दिन अगर नमाजियों को आप मस्जिद के अंदर मार दें, इससे क्या बड़ा वो खतरनाक चीज हो सकती है? वो हुआ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, लेकिन कोई उस दंगे की बात नहीं करता। मुसलमान भी नहीं करते, नहीं कर, यही तो बात, यही हिपोक्रेसी है ना। इसी को तो मैं कहता हूँ हिपोक्रेट। भारत का मुसलमान जो है उसमें बड़ा तबका हिपोक्रेसी को पे चलता है। भाई तुम्हें गुजरात दंगे क्यों आ जाते हैं? मुरादाबाद की क्यों नहीं बात करते? भिवंडी की क्यों नहीं करते? मेरठ की क्यों नहीं करते? आपके भागलपुर की क्यों नहीं करते? नीली नरसंहार की क्यों नहीं करते? एक रात में नीली में 2,500-3 हज़ार मुसलमान मार दिए थे। कभी बात नहीं करेगा कोई मुसलमान से गुजरात दंगे, गुजरात दंगे। और यही मीडिया ने किया उस दौर के। तो इतने लंबे लंबे समय तक सीबीआई जांच हो रही है, रात में 1:30, मैं उस समय नाइट शिफ्ट इंचार्ज होता था, प्राइम टाइम शिफ्ट इंचार्ज होता था। मैंने देखा है कि हम लोग 12 बजे हमारा बुलेटिन, लास्ट बुलेटिन होता है न्यूज़ चैनल का, उसका तो हम रिकॉर्डेड मोड में चले जाते हैं, फिर सुबह 6 बजे शुरू होता है। हम लोग कितनी बार, हमने एक बार याद है कि वो पूछताछ चल गई तो खिंच गई पूछताछ। वो 2 बजे रात में पूछताछ खत्म हुई है, वो जो एक किसी जांच की गुजरात दंगों की मोदी के साथ जो पूछताछ हुई थी, तो हम लोग 2 बजे तक हमने रोल रखा कि भाई बाहर निकलेगा, रिएक्शन मिलेगा। और यहाँ पे एक जरा सी पूछताछ के लिए सीबीआई राहुल गांधी को बुला लेती है, तो पूरे कांग्रेस जो है दिल्ली में उनके साथ वो चले जाते। भाई पहले भी कई मुख्यमंत्रियों से मोदी जी ने सामना किया। तो ये जो वेंडिक्टिव मीडिया का समय रहा मोदी के लिए, लगातार गुजरात दंगों का आधार बनाकर, कोई भ्रष्टाचार का मामला मिल नहीं रहा था, कोई और मामला मिल नहीं रहा था, डेवलपमेंट गुजरात में अच्छा हो रहा था, तो जो आपको गुजरात के नाम पर टेंटेड एक व्यक्ति को करना था, पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था, तो एक आदमी एक हद के बाद, कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर आक्रोश आ जाता है। ये नहीं कि नेहरू जी से पहले ही सवाल पूछा मारने के लिए दौड़ गए।
भाई जब आप देख रहे हो कि एक पत्रकार खास तौर से मुझे करण थापर वाला भी इंटरव्यू याद आता है ना, कि आप बुला आप रहे हैं लगातार करे जा रहे हैं, आप गुजरात से 2002 से ऊपर नीचे उठ ही नहीं रहे। तो आप सवाल हो गया, एक सवाल हो सकता है, लेकिन पूरे 10 के 10 सवाल गुजरात में नहीं हो सकते। मतलब ये कोई भी आदमी के लिए, तो आप जब पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के पीछे पड़ गया, भाई अमित शाह के साथ जो भी हुआ उसकी वजह मीडिया ट्रायल था, और क्या था, उसकी वजह से उनके साथ जाने क्या क्या जेल में रहना पड़ा, बाहर कर दिया गया। तो अब उस व्यक्ति से जो आदमी मीडिया ट्रायल का इतना शिकार रहा हो, मतलब आप कैसे हो, आप उम्मीद करोगे कि वो एकदम मीडिया के लिए एकदम से उसके विचार बदल जाएंगे? और मीडिया ने कभी माफी नहीं मांगी इशरत जहां वाले प्रकरण को लेकर के, जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल हुआ था, जबकि डेविड हेडली का रिकॉर्डेड बयान है अब एनआईए में। वो है। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें ऐसे में फिर भी मोदी जी जितने मीडिया फ्रेंडली हैं, मतलब आप देखिए, आप सबको इंटरव्यू मिलते हैं, सबको मिलते हैं, मतलब इतने इंटरव्यू तो मेरे को लगता है किसी ने दिए नहीं होंगे आज तक, किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव में कॉन्फ्रेंस नहीं ना किया। ये अभी इतना बात होती है कि भाई आप हर किसी को, ठीक है भाई, ऐसे तो राहुल गांधी ने कितनों को दे दिया। मेरा तो कहने का ये था कि एटलीस्ट तालिबान डिड प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस यस यस, वहाँ वाली बात है ना। पत्रकारों के फेवरेट सब्जेक्ट रहे नरेंद्र मोदी और नेहरू भी, इसीलिए मैं गांधी जी वाले टॉपिक पे जा नहीं रहा हूँ, और वो जाऊंगा भी नहीं। मैं बस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये जो आज बात होती है ना, ये एक मीडिया का वर्ग जो खान मार्केट वाला है या लुटियंस मीडिया, जिसको मैं ब्रेकिंग इंडिया फोर्स बोलता हूँ। अच्छा प्रखर भैया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है नेहरू जी के बारे में जो हमेशा बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर के बड़े कीन थे, वो भारत को एकदम विकसित करना चाहते थे, उनकी दूरदृष्टि बड़ी दूर की थी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, इतनी दूर की दृष्टि थी तो ये के मेनन और ये चीन वाला दूरदृष्टि काहे नहीं समझ पाए कि टेक्निकली क्या हो रहा है और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अपने नेहरू जी के साथ समस्या क्या थी कि वो एक खुद के बनाए संसार में रहते थे। नहीं, मेरा क्वेश्चन एक इसमें ये है ना कि गए थे भाभा और बोले थे, आई थिंक 1958 में बोले थे कि बॉस 1 साल के अंदर हम एटम बम बना लेंगे। उन्होंने बोला नहीं। वो तो देखिए, एटम बम बनाने की बात जो आप कह रहे हैं, भाभा वाली बात, जो मैं आपको दूसरी एक बात बताता हूँ। भाई साहब, अमेरिका ने ऑफर किया आपको एटम बम। हाँ, उसने कहा कि यार शक्ति संतुलन की जरूरी है कि एशिया में जो है एक देश के पास एटम बम हो, और ये भारत सबसे जिम्मेदार देश दिखता है। तो अमेरिका ने कई ऐसे कागजात अब तो सामने आते हैं, अमेरिका में तो सामने आ जाते हैं। आपने वो ऑफर ठुकराया। अगर आपके पास एटम बम होता तो चीन कभी आप पे कभी अटैक करता, कभी अटैक नहीं करता आपके पास। और 62 के पहले आपको एटम बम मिल सकता था। और भाई ऐसा तो नहीं कि भारत ने जो एटम बम बनाया तो उसमें अपने कोई विदेशी टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ली होगी। भाई वो तो आप उस समय भी ले लेते। आप देखो ना कितने साइंटिस्ट और रशिया से, होमी जहांगीर बाबा बड़ी संध्यास्पद परिस्थितियों में मारे गए, और लाल बहादुर शास्त्री एक ही महीनों में संध्यास्पद परिस्थितियों में मारे गए। तो बेसिकली नेहरू जी जो थे वो कल्पना लोक में विचरण करते थे, उनने वो कुछ मान लेते थे। मैं ये मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उस समय के मीडिया के लाडले होना एक लॉजिकल बात समझ में आती है। लेकिन ये अब सब कुछ मार्केट में है, सब कुछ ओपन प्लेटफॉर्म पे है। प्रखर सर, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, या फिर हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब चैनल में अपने बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके बावजूद मैं नाम लूंगा, आप देखिए रवीश कुमार की कोई डिबेट शुरू होगी तो नेहरू जी की महानता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वही सारी चीजें, सब कुछ ओपन प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद आज भी मीडिया के लाडले क्यों हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। देखिए नेहरू जी, मैं तो एक चीज़ बताऊँ, मतलब मैं थोड़ा सा आपसे इससे मेरा सहमत नहीं हूँ। एक तो पहली बात, नेहरू जिस तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई बड़ा नेता इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ होगा। और मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, मतलब अभी इसको मेरा कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मैं ये पूछा हूँ, मीडिया के फिर भी लाडले तो हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन तो हैं। वो इसलिए ना कि देखिए क्या होता है कि बीजेपी के समर्थकों ने और जो राष्ट्रवादी जो चिंतक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, राष्ट्रवादी जो रिसर्चर थे, इतिहासकार थे, और जो इस तरह के पत्रकार रहे, लेखक रहे, पुस्तक लेखक, उन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर नेहरू को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो ऐसे में इनकी मजबूरी नेहरू बन गए। मतलब होता ना काउंटर, तुम जिसको एक्सपोज कर रहे हो हम उसको महान बनाने पे तुल जाएंगे। ये भी अंदर से दिल से जानते हैं कि नेहरू सावरकर वाली हालत है, क्योंकि हम मानते हैं कि सावरकर जी ग्रेट है तो हम माफी वाला दिखाएंगे। देखिए क्या हुआ, सावरकर के जीवन में जो भी है वो अपने जीते जी लिख गए। वो जिन 5-6 पत्रों का जिक्र किया जाता है वो अपनी पुस्तकों में लिख गए। वो उसमें इसना कुछ छुपाने वाली बात थी। तो और भी क्रांतिकारियों ने इस तरह पत्र लिखे थे, लेकिन अचानक जो पहली बार इसका जो, और यही वजह थी कि सावरकर का जब निधन होता है तो इंदिरा गांधी शोक संदेश में उनको कहती हैं कि हजारों क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत उनको बताती हैं। डाक टिकट उनके नाम पे जारी होता है, फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया की वो बनती है, सावरकर स्मृति के अंदर इंदिरा गांधी अपने खुद के पैसे दान करती हैं। तो इंदिरा गांधी तक कोई दिक्कत नहीं थी,
राजीव गांधी तक भी कोई दिक्कत नहीं थी सावरकर को लेकर, है ना। गांधी को तो ना ना अभी अभी आई सावरकर का नाम अचानक जो उनके नाम पर एक कालिख मलने का जो कुप्रयास कुचेष्टा की जाती जिसमें सफल नहीं हो पाए लोग, ये इन्होंने 1990 के बाद शुरू करी। क्यों? क्योंकि तब हिंदुत्व का उभार हुआ, गर्व से कहो हम हिंदू का नारा आया, राम मंदिर आंदोलन आया। तो इन्होंने देखा कि ये जो इस विचारधारा का जो आइकन है उसको आप टेंटेड करो। तो जो डॉक्टर हेडगेवार थे या गुरु गोलवलकर थे, आरएसएस के प्रथम और द्वितीय सरसंचालक डॉक्टर अक्साबर गुरु जी, उनके बारे में तो आपको कुछ ऐसा मिलता नहीं क्योंकि तो राजनीतिक जीवन में थे नहीं, और जो था वो खुली किताब। तो आपको कौन मिला? आपको वीर सावरकर मिले। तो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ये वीर सावरकर को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश शुरू करी। भाई वीर सावरकर के जब रहते रहते और उनके बाद इंदिरा गांधी तक उनके सम्मान करती रही, उनके डॉक्यूमेंट्री बनाती रही सरकारी खर्चे पे। तो ऐसा तो नहीं था, आपने कुचेष्टा के तहत किया। तो ये इनकी प्रॉब्लम है। अब नेहरू के साथ क्या है कि नेहरू एक्सपोज्ड है, नेहरू पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तो हम जब एक्सपोज करता है कोई उनको, तो वो उनसे तकलीफ होती है। इसलिए नेहरू के जो कहते हैं ना कि गंदे कारनामों की जो टोकरी है उसको ढोकर चल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेना, उसमें नेहरू के किस्से पढ़ रहे हैं, तो उसी में शर्मिंदा हो जाना चाहिए उनको कि नेहरू किस किस तरह की हरकतें करते थे। खुद नेहरू के बारे में अब इतना एक्सपोज हो चुका है। मतलब आप सोचिए, मौलाना आज़ाद अपनी पुस्तक ही नेहरू को समर्पित करते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम। उसके अंदर वो साफ साफ लिख देते हैं, उनने जब 2 पुस्तकें लिखी तो उसमें 35 पन्ने उन्होंने दबा लिए। उनने कहा ये पुस्तक छपेगी मेरे मरने के बाद, और ये 35 पन्ने जोड़े जाएंगे मेरे मरने के 40 साल बाद या 30 साल बाद। वो जो 35 पन्ने आए, तो जिस नेहरू को उन्होंने पुस्तक समर्पित की, मेरे प्रिय मित्र जवाहर को समर्पित, उसके अंदर वो लिखते हैं कि लेडी माउंटबेटन ने नेहरू का दिमाग डाइवर्ट कर दिया पार्टीशन की तरफ, क्योंकि वो किसी भी को भी अपने पति के विचारों में फंसा लेती थी। तो वो लिख के चले गए, तमाम दुनिया में पत्र प्रकाशित हो गए नेहरू के, वो सब चीज़ें सामने आ गई। तब भी ढो रहे हैं। तो क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि मजबूरी है। जबकि वो भी अंदर से जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेहरू के 100 में से 100 काम खराब नहीं, मैं वहां पे बात ही नहीं कर रहा। मेरा सिंपल लेकिन वो ढोना मजबूरी बन गई है उनकी। हाँ, मैं वही वो अगर उनसे आप कोई उनका नार्को टेस्ट करवा लेना और नेहरू जी को पूछो, वो भी मानेंगे कि यार ये बहुत गड़बड़े करके गया यार, इनके नार्को टेस्ट में निकल के आ जाएगा जितने नेहरूवादी बनते हैं। कांग्रेसी मैं कहता हूँ कि आपको, मैंने एक संपादक से मेरी बहस हो गई थी और बहुत नाराज़ हो गए थे वो, उनको नहीं तुम कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा था इस देश में गांधीवादी मिल जाते हैं, इस देश में अम्बेडकराइट्स तो बहुत बड़ी तादाद में है, ठीक है, बहुत वीर सावरकर को मानने वाले बहुत लोगों के मिल जाएंगे, लेकिन नेहरूवादी मेरे को नहीं लगता गांधी परिवार के अलावा कोई मिलेगा आपको। आप भी कितने आप भी कई घर मैंने देखे गांधी जी की तस्वीर और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर तो बहुत ही सम्मान के साथ लोग अपने घरों में रखते हैं। आप संघ से जुड़े लोगों के घर में जाएं तो वहाँ पे डॉक्टर हेडगेवार गुरु जी मिल जाएगी, आप बहुत से लोगों की, आपके दीनदयाल जी की मिल जाएगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मिल जाएगी, हर विचारधारा में हर तरह मिलेगी, सरदार पटेल जी की मिल जाती है। लेकिन नेहरू की तस्वीर सामान्यतः मैंने किसी कांग्रेसी के घर में भी नहीं देखी है। गांधी जी की तस्वीर लगाते हूँ, बहुत से इंदिरा गांधी की भी लगा लेंगे गांधी नेहरू परिवार से जोड़ने के लिए, लेकिन नेहरू जी के प्रति ऐसा सम्मान कोई बहुत कांग्रेस के अंदर भी नहीं है। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जिस बात कर रहे हैं 2004 से 2014 के बीच में जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, जो मुस्लिम प्रोटेक्शन के लिए जो उन्होंने चीज़ की, ये बिल ला देंगे वो बिल ला देंगे, दंगा विरोधी बिल, और ये सब जो किया, वक्फ बोर्ड पे जो सब चीज़ें की हैं, ये सब नेहरू के किए कारनामे थे। तो वो करने के लिए नेहरू को अपना आदर्श दिखाना है, ढोंग है। इसके अलावा नार्को टेस्ट करवा लो आप अभिषेक भाई, ये खुद ही बोलेंगे नेहरू गड़बड़ आदमी थे, मजबूरी है इनकी। लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि समय बहुत मेरे पास सीमित है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो चैंपियंस आजकल, आपको पहले तो पत्रकार हुआ करते थे, एक के अंदर तो आपने भी काम किया, आजकल वो यूट्यूबर हैं। ये लोग जब कल्चरल मार्क्सिज्म की बात करते हैं ना, और बताते कि इन लोगों ने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्रांति में काम किया, इसके जनक नेहरू थे, जो आज का आइडिया ऑफ इंडिया। तो मैं हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ, संविधान लेकर के घूमते रहते हैं ना राहुल गांधी, आइडिया ऑफ इंडिया। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, ये आइडिया ऑफ इंडिया 1947 से 52 या 61-62 में क्या था आइडिया ऑफ इंडिया? नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, बताता हूँ। नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया क्या था? नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया था जो मनमोहन सिंह का बयान है कि भारत के पहले संसाधनों पे जो हक है, भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमान का है। ये आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू का था। आप नेहरू के भाषण पढ़ो, देखिए नेहरू का, आप आज़ादी के बाद नेहरू ने जो मुस्लिम बचाओ आंदोलन चलाया इस देश के अंदर, वो अद्भुत है।
गांधी जी की हत्या के बाद जो उन्होंने, नेहरू ने पूरा हिंदुत्व की विचारधारा को धकेल दिया, प्रतिबंध लगवा दिया संगठनों पे, और मुसलमानों को जो प्रोटेक्शन देना शुरू किया। और आप देखिए बहुत बड़ा एक उसके अंदर आता है, मैंने उनका नेहरू जी का इंटरव्यू पढ़ा है, और मैं नाम अचानक भूल रहा हूँ उस पत्रकार का, हंगरी के पत्रकार थे, मुझे वो नाम याद भी आ जाएगा और मैं आपको भेज दूंगा नीचे, उसको नाम डाल दीजिएगा। तो उस हंगरी के पत्रकार जब भारत आया था तो उस पत्रकार का तब ये हिंदू कोड बिल नेहरू ला रहे थे, और उसमें हिंदुओं के खिलाफ जो है, वो खिलाफ क्या कहेंगे, मतलब हिंदुओं को वो करने के लिए संविधान में संशोधन हो रहे थे, बिल लाया जा रहा था। तो उसने ये पूछा उस पत्रकार ने, हंगरी के पत्रकार ने, कि आप ऐसा ही बिल भारत के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लाते हैं, मतलब कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। वही यूसीसी की बात हो, तभी से आज़ादी संविधान के समय से मांग चल रही थी। बोला नहीं, भारत का मुसलमान अभी डरा हुआ है। ये जो डरे हुए मुसलमान जो बार बार बोलते हैं ना, ये नेहरू जी के शब्द हैं कि भारत का मुसलमान अभी डरा। किस बात का डरा हुआ? पूर्वी पाकिस्तान ले लिया, पश्चिमी पाकिस्तान ले लिया, बाकी वक्फ को दे दिया। तो वही तो बोल रहे हैं वो, कि नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि अभी अभी भारत का बंटवारा हुआ है। अच्छा, तो मुस्लिम डरा हुआ है? हाँ, तो मुस्लिम डरा हुआ है, उसके ऊपर बंटवारे का आरोप है, साला बंटवारा किया है। हाँ, तो ये जो संसाधन पे पहला हक, उसको सबसे ज्यादा सुरक्षा देना। अब चलो, आप प्रखर श्रीवास्तव को तो लोग बोलते हैं सांप्रदायिक आदमी है, मेरे ऊपर मेरे ऊपर तो लगा रहे तो मुस्लिम विरोधी, चलो ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर तो मुस्लिम विरोधी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर तो जो जैसा जिसको सबको रेला मानते हैं भैया ये लोग, तो आप संविधान के लिए डॉक्टर अंबेडकर को तो भैया डॉक्टर अंबेडकर ने का इस्तीफा पढ़ते हो, आप सबने पढ़ा, हम सबने पढ़ा, हमें बचपन से क्या पढ़ा गया उनके इस्तीफे में, कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पास ना होने के विरोध में इस्तीफा दिया। ठीक है, ये ट्रिगर पॉइंट था उनका, कि एक आदमी के मन में गुस्सा भरा हुआ है लगातार, और एक ट्रिगर पॉइंट पर वो हो गया, तो वो ट्रिगर पॉइंट था उनका। लेकिन जब इस्तीफा अपने समक्ष पूरा समग्र रूप से पढ़ना चाहिए, वो 16 पेज का इस्तीफा है, और वो सार्वजनिक दस्तावेज है, कोई उसमें कोई दुआ नहीं है। इस्तीफा अगले दिन अखबारों में भी छपा है, अंबेडकर जी के साक्षात साइन है उसमें। उस इस्तीफे के अंदर वो वजहें बहुत सारी गिनाते हैं कि मुझे समिति में नहीं लिया गया, मुझे मेरा विभाग नहीं बदला गया, संविधान बनाने के बाद मेरा काम खत्म हो गया था, मैं चाहता था PWD मंत्रालय संभालूं, विदेश नीति में मेरे से कभी जानकारी नहीं ली गई, तमाम तरह के वो आरोप लगाते हैं नेहरू पर उस इस्तीफे में। फिर एक जगह पर जो कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो बात होती है ना, भारत, मैंने कहा आइडिया ऑफ इंडिया जो था उनका, उसमें सिर्फ मुस्लिम प्रोटेक्शन था। पहला हक जो संसाधन जो है वो मुसलमानों का, नेहरू की सोच ये थी। अंबेडकर कहते हैं अपने इस्तीफे में, जिसको भी शायद पढ़ ले उठा के वो इस्तीफा, वो कहते हैं कि नेहरू ने दलितों के लिए किया ही क्या है। हाँ, सही बात है। उनकी पूरी ही चिंता सिर्फ भारत के मुसलमानों की सुरक्षा में लगी रहती है, लेकिन इस देश में भारत के मुसलमानों से कहीं ज्यादा दलितों को, आदिवासी को और ईसाइयों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की पूरी चिंता सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा पे रहती है। मुसलमानों पे होने वाले किसी काल्पनिक अत्याचार से भी नेहरू घबरा जाते हैं। काल्पनिक, ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा अपने इस्तीफे में, लेकिन हमें सिर्फ हिंदू कोड बिल बताया जाता है। उसी साल 51 के अंदर चुनाव शुरू हो गए थे, 51-52 का चुनाव था, 52 का चुनाव नहीं था, वो 51 में शुरू हो गया था। तो 1951 में जालंधर में एक रैली करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और वहां पर वो कहते हैं कि नेहरू को सिर्फ मुसलमानों की चिंता होती है, और वो कहते हैं सार्वजनिक भाषण में, और वो संपूर्ण वांग्मय अंबेडकर जी का जो है सो छपा हुआ है, और ये कांग्रेस सरकार ने छापा है, ये बीजेपी सरकार के समय नहीं छपा है, कांग्रेस सरकार के समय छपा हुआ है। उसके अंदर वो भाषण के अंदर जालंधर में कहते हैं कि आप नेहरू जी के पिछले 25-30 साल के भाषण उठा के देख लीजिए, कभी भी दलितों को लेकर उन्होंने चिंता नहीं जाहिर की है, लेकिन मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर करते रहते। और कहते हैं मुस्लिम मैनियक, वो कहते हैं कि मुस्लिम व्याधि से ग्रस्त है नेहरू। ये प्रखर श्रीवास्तव, ये अभिषेक नहीं कह रहा है, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। तो भाई डॉक्टर अंबेडकर की बात तो माननी पड़ेगी उसकी बात, मतलब, और ये तो रवीश कुमार को भी माननी पड़ेगी, ये तो दुनिया में सबको माननी पड़ेगी बात। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि नेहरू दलित विरोधी हैं। पाकिस्तान में जब दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, उनको रोक लिया गया था, ये कहकर कि भाई हमारे सड़कें कौन साफ करेगा, लियाकत अली खान ने कहा था, कराची में, हमारी कराची लाहौर कौन साफ करेगा, और ऐसे करके जबरदस्ती रोक लिया गया था, उनको बिल्ले दे दिए गए थे, उनका इतना अपमान पाकिस्तान में करते थे। उन्हीं दलितों को वापस जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम चल रहा है, हाँ, ये सब करते हैं। तो नेहरू, अंबेडकर का आरोप है कि मैंने जब उनकी चिंता जताई कि इतना अत्याचार मुसलमानों पे हो रहा है, वहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार, मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं दलितों पर, वहाँ पर उनको आप वापस बुलाइए, तो नेहरू ने मेरी नहीं सुनी। फिर मुझे अपनी महार रेजिमेंट, उस समय जो होती थी, महार रेजिमेंट के कुछ सिपाही भेजने पड़े, और अपनी व्यक्तिगत प्रयासों से उन दलितों को मैं भारत में लेकर आया। बोला ये सोच, अंबेडकर उस भाषण में कहते हैं, जालंधर के भाषण में, बोला ये चिंता थी दलितों की इस नेहरू को, कि पाकिस्तान ने मरने के लिए छोड़ दिया था। सुना देना महाराष्ट्र इलेक्शन के टाइम में महार के लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा और मतलब ये फैक्ट्स हैं। हाँ, ये फैक्ट्स कि नेहरू को दलित विरोधी और मुस्लिम व्याधि से मैनियक मानते थे अंबेडकर। अब आप कहते हो कि
और अभी डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा उस पर भी तो बात कर लो। नहीं उनने जो कहा उनकी बात भी तो मानो। और आप बता लो कभी नेहरू का आपको दलितों के ऊपर कोई बहुत महान विचार, वो आम बोलचाल में जितना जरूरी हो उतना ही बोलते थे। नेहरू का कभी भी कोई दलित समस्या को लेकर बहुत कोई ऐसा कभी भी नहीं रहा, कभी विचार आपको नहीं आएगा। लेकिन मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर आया है, मुसलमानों के हकों को लेकर हो, इतने विचार, इतनी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें नेहरू की आप मुंह से सुनेंगे कि आपको लगेगा कि जो आइडिया ऑफ इंडिया जो था वो सिर्फ आइडिया ऑफ इंडिया में सिर्फ मुस्लिम एग्जिस्ट करते थे। इनको प्रोटेक्शन कैसे देना है, इनको शुरू के 4 शिक्षा मंत्री भी वही आ गए, वही सब रहे। इनको कैसे जरूरत से ज्यादा इनको अधिकार देने हैं, इनकी मांगे जो बेवजह की मांगे उनको कैसे पूरा करना है, कैसे तुष्टिकरण करना है, पूरा ध्यान जो है नेहरू कैसे भी लगा। आप देखो राम मंदिर के जब राम लला प्रकट होते हैं सोमनाथ के मंदिर में, आप राजेंद्र प्रसाद किस हालत में मरे, बहुत बुरी हालत। मतलब सोमनाथ के मंदिर में क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने चिट्ठियों में। बोले भाई सब जो भारत में नौटंकी चल रही है इससे दुनिया में हमारी छवि खराब हो रही है। अरे भाई का सोमनाथ का मंदिर बनाने से भारत की छवि खराब हो रही थी दुनिया में, ये सब बयान है। और उस वक्त ये बड़े बड़ी अच्छी बात, अभिषेक भाई धन्यवाद। सोमनाथ मंदिर खत्म करते हैं इस बात को यहाँ पे, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हो। कहते हैं कि कैसे मीडिया कंट्रोल है ना, और राम मंदिर में कैसे मीडिया ने दिखाया बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। उल्टा हुआ सोमनाथ मंदिर में। नेहरू जी ने तत्कालीन INB मिनिस्ट्री में एक पत्र लिखा INB मिनिस्टर को कि आकाशवाणी में, उस समय टीवी तो होता नहीं था, आकाशवाणी में इस खबर को टोन डाउन किया जाए, बताइए, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को टोन डाउन किया जाए। तो एक प्रधानमंत्री ऐसा था जो गौरवशाली हम अपने इतिहास के वापस रिक्लेम कर रहे थे, हम सोमनाथ मंदिर को स्थापित करके कि हम आजाद हैं, अब ये हमारा देश और हम स्थापना कर रहे हैं। वहां पर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी को कहता है, जो सरकारी नियंत्रित होता है, कि टोन डाउन करो इस खबर को, इसकी खबरें नहीं दिखाना सोमनाथ की। लेटर है ऑन रिकॉर्ड, सिलेक्टेड बॉक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपा हुआ है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई। वो खबर थी, लोगों की इतनी चर्चा विषय थी, आकाशवाणी को दिखाना चाहिए था। जैसे अभी दिखाया अयोध्या को, हम लोगों ने टीवी में दिखाया, दूरदर्शन ने दिखाया और आकाशवाणी ने दिखाया, सुनाया। उस समय भी होना चाहिए था। हिंदुओं का अधिकार था, सोचिए, दो खबर तो थी ना। हाँ, बिल्कुल। जिस मंदिर को इतनी बार नष्ट किया गया, जो इतने सालों तक जिसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उसको आम जनता की मदद से उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। राष्ट्रपति उसके प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच रहा है। आपने बाद में राष्ट्रपति जी से बदला भी लिया उसका, भयंकर बदला लिया उन्होंने। तो बदले तो एज अ बिहारी तो मैं बहुत इसको नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आपको किसी को भी उसका दुख है जो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो किया है, जो उनके साथ कई बार अपमानजनक भाषा का भी उसके लिए इस्तेमाल किया, महामहिम के साथ, और था। वो तो चाहते भी नहीं थे कि दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने, वो पहली बार भी वो नहीं चाहते थे। वो तो सी राजा गोपालाचारी को बनाना चाहते थे, वो तो उनकी इच्छा के खिलाफ बने थे। सरदार पटेल ने बनवाया था उनको राष्ट्रपति बनवाने, बड़ी भूमिका सरदार पटेल की थी। तो उनको प्रॉब्लम तो थी उनसे। तो खैर आपको खबर दबाई आपने, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो मीडिया पे कंट्रोल जिसको आप बात कहते हैं ना, ये तो नेहरू जी के गुण थे, मीडिया पे कंट्रोल। एक हांगकांग में एक पत्रकार था, भारतीय पत्रकार, तो चीन के खिलाफ खबरें लिखता था। तो चीन की सरकार ने शिकायत करी, PTI का पत्रकार था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, सरकारी नियंत्रण था PTI पर उस वक्त। तो वो खबरें भेजता था चीन के खिलाफ हांगकांग से। तो चीन सरकार, चाओ एन लाई की सरकार ने विरोध किया कि वो आप हिंदुस्तान का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसका पत्रकार हमारे खिलाफ खबरें भेजता है। तो नेहरू ने उसका ट्रांसफ़र करवा दिया। बिलिड्स ने खबर कोई छाप दी थी इंदिरा गांधी के खिलाफ कि वो साड़ियाँ गिफ्ट में लेती हैं, तो मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। तो नेहरू तो कुचलते रहे मीडिया को, बहुत खतरनाक इस मामले में उनका भी रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है। चलिए ठीक, दर्शकों, ये आइडिया ऑफ इंडिया आजकल जो संविधान चला है महाराष्ट्र इलेक्शन, इसीलिए मैंने प्रखर सर को पकड़ा है, स्पेशली जब जयपुर डायलॉग्स में आए थे। तो मेरा प्रयास था कि एक आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, थोड़ा सा हम देख लें उस समय जब सोशल मीडिया नहीं था, और आज हमारे पास यूट्यूब का माध्यम है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द अभिषेक तिवारी शो, और प्रखर सर शो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।